रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, पिछले 3 से 4 दिन में हमने आप लोगों को कुछ कहानियां सुनाई हैं। जैसे पहले हमने आपको कहानी सुनाई थी मेरठ में जो मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत की बड़ी ही बेरहमी से हत्या करा दी, और उसके बाद में उस खबर ने पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सुर्खियां बटोरी। हर कोई सिर्फ और सिर्फ मुस्कान के बारे में ही बात कर रहा था कि कितनी ज़्यादा निर्दयी, कितनी ज़्यादा कठोर दिल की थी कि उसने अपने भोले भाले पति की हत्या करा दी। उसके जस्ट दूसरे दिन मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई थी हरिद्वार की, और हरिद्वार में एक महिला जो कि 40 से 45 साल के आसपास की महिला थी, और उसने अपने 49 साल के पति की हत्या अपने प्रेमी से करा दी। उसका जो पति था ये अमृतसर में रहकर एक गुरुद्वारे में सेवादार का काम किया करता था। उसे बहाने से बुलाया और उसके बाद में अपने पति का कत्ल करा दिया। ये दो कहानी अभी एंड ही हुई थी, लेकिन इससे पहले एक और कहानी निकल के आ जाती है। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी आप लोग को सोचने और समझने पे मजबूर करेगी। एक शादी होती है, शादी हुए महज अभी 15 ही दिन हुए थे। दुल्हन की हाथ की जो मेहंदी थी वो भी अभी फीकी नहीं पड़ी थी, लेकिन उसके बाद में उस दुल्हन ने महज 15 दिनों के अंदर ही उसका जो मोह भंग था अपने पति से हो गया। और उसके बाद में उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसी साजिश रची कि जब पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया तो लोग हैरान हैं, परेशान हैं, और लोग यही कह रहे हैं कि अगर इंसान को क्राइम ही करना होता है, इंसान को उस पति से वो सब कुछ नहीं मिल रहा होता है और वो राज़ी नहीं होता है शादी के लिए, तो फिर किसी की जान लेने के लिए आखिरकार क्यों उससे शादी की जाती है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप शादी मत करो, लेकिन आप शादी भी करते हो और उसके बाद में क्राइम कर देते हो। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों हम लोग जानेंगे, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की कहानी की, तो आज की कहानी है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है औरैया, और इसी औरैया के अंतर्गत एक थाना आता है भोगांव थाना, मैनपुरी में पड़ता है ये। और यहीं पर एक गांव है नगला दीपा गांव, और इसी नगला दीपा गांव में एक व्यक्ति रहा करते हैं। इन व्यक्ति का नाम सुमेर सिंह है। सुमेर सिंह की पत्नी सुमन देवी। इनके टोटल 5 बच्चे हैं। पहला बेटा संदीप जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके बाद में दूसरे नंबर का जो बेटा है अक्षय, वो भी शादीशुदा है। उसके बाद में तीसरे नंबर का बेटा है दिलीप, और चौथे नंबर का बेटा है सचिन, और उसके बाद में एक लड़की है सबसे छोटी जिसका नाम प्रियंका है। अब इस कहानी में आप लोग देखेंगे जो सबसे बड़ा भाई है वो शादीशुदा है, और उसकी शादी साल 2019 में एक पारुल नाम की महिला के साथ में हुई है जो कि सियापुर की रहने वाली है। उसके बाद में जो छोटा भाई अक्षय है उसकी भी शादी हो चुकी है। अब यहाँ पर जो अक्षय के बाद में जो उससे छोटा बेटा आता है दिलीप, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास है, वो अपने बड़े भाई संदीप, उनकी जो पत्नी पारुल है, उनकी बहन से प्यार करता है। पारुल की बहन का नाम है प्रगति। अब प्रगति और ये जो लड़का दिलीप है, ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। पिछले 3 सालों से दिलीप इस प्रगति से बात कर रहा था। अब दिलीप इस बारे में अपने माता पिता से बात करता है कि वो अपने बड़े भैया संदीप की जो साली हैं प्रगति, उनसे मोहब्बत करते हैं, उससे ही शादी करना चाहते हैं। अच्छा, जो सुमेर सिंह है, ये परिवार इनका बहुत रिच परिवार है। इनके पास में 12 हैड्रा और टोटल 10 क्रेन है। इनके पास में बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं। कहने को ये ख़ानदान जो है ये करोड़पति ख़ानदान है। पूरा ही परिवार काफ़ी ज़्यादा सभ्य है, काफ़ी ज़्यादा संस्कारी है। परिवार में किसी भी तरीके का कोई कलेश नहीं है, किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं है। लिहाजा जब दिलीप ये कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ प्रगति से, तो परिवार वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है, कर लो, कोई बात नहीं है। उसके बाद में दिलीप जो था प्रगति के लिए, चूँकि रिश्ता हो चुका था, लगभग 8 लाख रुपए के आसपास की ज्वेलरी भी खरीदता है। और दोस्तों, उसके बाद में शादी फिक्स हो जाती है। 5 मार्च साल 2025 को बारात जाती है, और इस प्रगति को विदा कर कर दिलीप अपने घर लेके आ जाता है। उसके बाद में तमाम रस्म में तमाम सारी चीज़ें होती हैं। पहली रात होती है शादी की, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया थी, प्रगति भी खुश थी, और उसके बाद में दिलीप भी खुश था कि उसको उसकी पसंद की लड़की मिल गई। 10 मार्च को प्रगति का जो भाई है वो कोई ऐसा काम रहा होगा, कोई ऐसी रस्म रही होगी जिसके आधार पर वो अपनी बहन को अपने साथ अपने घर ले जाता है। 12 मार्च को प्रगति जो थी वो अपने जो पति थे दिलीप, उनसे मिलने के लिए उनके ऑफिस भी आती है, और लगभग 2 से 4 घंटे ये दोनों साथ भी रहते हैं। पूरा ही परिवार बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगा था। चूँकि अब परिवार में 2 भाई ऐसे थे जो आपस में साड़ू साड़ू बन चुके थे, और बाकी तो अक्षय था उसकी भी शादी हो चुकी थी। अब बस महज सचिन बचा था और प्रियंका। लिहाजा 19 मार्च साल 2025 को जो दिलीप था ये अपने काम के सिलसिले में अपनी जो हाइड्रा था उससे कहीं जा रहा था, क्रेन से कहीं किसी प्रोजेक्ट को लेकर। उसी समय 2 बाइक सवार आते हैं और वो कहते हैं कि हमारी कार कहीं पर नहर के अंदर गिर गई है, तुम हमारी कार निकाल दोगे? वो कहता है कि ठीक है, निकाल देंगे।
तो वो लोग बोलते हैं कि देखो कार एक बार तुम देखा, उसके बाद में जो पैसे वैसे होंगे हमें बता देना, अगर हमारे मन में आएगी तो निकल पाएंगे, अगर नहीं आएगी तो नहीं निकल पाएंगे। अच्छा, बेचारा जो दिलीप था वो सीधे मन का आदमी, इसलिए वो चला जाता है। लेकिन इसी बीच में अचानक से एक फायर की आवाज़ होती है। अब दिलीप कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उसे आभास होता है कि ये फायर तो उसके ऊपर ही चला है, और दिलीप जो था वो वहीं पर गिर जाता है। वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो जो दोनों व्यक्ति थे वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब तुरंत जो वहाँ से कुछ राहगीर गुजर रहे थे उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी कि इस तरीके से यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसके किसी ने गोली मार दी है। लिहाजा पुलिस जो है तुरंत पहुँचती है, उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। इधर इस दिलीप के मोबाइल से उसके भाई को फ़ोन कर दिया जाता है, संदीप को, कि इस तरीके से तुम्हारा जो भाई है वो ज़ख्मी हालत में है, लिहाजा आप लोग हॉस्पिटल पहुंच जाओ। अब सारे परिवार वाले बेचारे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद में वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि देखो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसकी हालत लगातार सीरियस बनती चली जा रही। तो ये लोग वहाँ से सैफई मेडिकल कॉलेज पहुँचते हैं। सैफई मेडिकल कॉलेज में पहुँचने के बाद में डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और वहाँ से वो ग्वालियर के लिए रेफ़र कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो प्रगति थी वो बेचारी अभी नई नई दुल्हन बनी थी और उसके पति को किसी ने इतनी बेरहमी से गोली मार दी थी। प्रगति भी परेशान, कभी सैफई भाग रही है, कभी ग्वालियर भाग रही है। हालांकि जो सुमेर सिंह होते हैं वो कहते हैं कि बेटा प्रगति तुम घर चले जाओ, तुम परेशान मत हो। वहाँ से प्रगति घर आ जाती है। एंड उसके बाद में दोस्तों एक तारीख आती है 21 मार्च साल 2025, और 21 मार्च साल 2025 को जो दिलीप था वो आखिरी सांस लेता है, उसकी मौत हो जाती है। अब इधर दिलीप की मौत हो जाती है, मामला पुलिस में था। अब चूंकि मामला पुलिस में तो था, क्योंकि कातिल कौन है, गोली किसने मारी, क्या मतलब है। तो उसके बाद में संदीप से पूछताछ भी की जाती है। संदीप बताता है कि लास्ट बार मुझे कॉल आया था दिलीप का, और उसने मुझसे कहा था कि भैया 2 लोग आए हुए हैं, वो मुझे अपनी कार निकलवाने के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, मैंने भी कहा था कि चलो ठीक है उनकी कार निकाल दो, उसके बाद में जल्दी आ जाना। अब जो दिलीप था उनके साथ जा ही रहा होता, तो वही लोग हैं, उन्होंने ही हत्या की होगी। लिहाजा पुलिस उस पूरे एरिया के अंदर जितने भी सीसीटीवी कैमराज होते हैं उन सारे सीसीटीवी कैमराज को खंगालती है। अब जब सारे सीसीटीवी कैमराज खंगालती है तो वहाँ पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर दिखाई पड़ता है, इसका नाम था रामजी नागर। अब जैसे ही रामजी नागर को पुलिस देखती है, चूँकि ये ऑलरेडी वांटेड था, 10 से ज़्यादा मुकदमे इसके ऊपर लगे हुए हैं, अभी हाल ही में जेल से छूट के आया है, लिहाजा पुलिस जो थी वो रामजी नागर के पास पहुंचती है और इसे उठाती है। उसके बाद में इससे पूछताछ करती है। तो ये एक और नाम बताता है अनुराग यादव का, लिहाजा पुलिस जो थी अनुराग यादव को भी उठाती है। अब अनुराग यादव से पूछताछ करती है। जब इन दोनों से पूछताछ करी जाती है तो अनुराग यादव पुलिस के सामने सारी कहानी जो है वो सिलसिलेवार तरीके से बता देता है। अनुराग यादव पुलिस को बताता है कि दरअसल मैं और प्रगति दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, दोनों एक दूसरे से शादी करना भी चाहते थे। लेकिन इसी बीच में जो प्रगति के घर वाले थे वो उसका रिश्ता उसकी पारुल, जो उसकी बड़ी बहन है, उसके ही देवर के साथ में तय कर देते हैं, जिसका नाम दिलीप होता है। अब चूँकि दिलीप के साथ में उसका रिश्ता तय हो जाता है, उसके बाद में उसकी शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा परेशान किया, ऐसे कैसे प्रगति शादी कर सकती, उसने तो मुझसे वादा कर रखा था शादी करने का। एंड जैसे ही शादी होती है, शादी के अगले दिन ही प्रगति मेरे पास आती है और उसे मुंह दिखाई में और जो रस्में रहती हैं उसके मुताबिक कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं। लगभग 1 लाख रुपए के आसपास वो इस अनुराग यादव के आगे डाल देती है और कहती है ये रहे 1 लाख रुपए। अनुराग यादव कुछ समझ नहीं पाता है तो प्रगति कहती है कि दरअसल जिससे उसकी शादी हुई है दिलीप से, वो बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा करोड़पति है, और अगर हमने उसे रास्ते से हटा दिया तो हम दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि उसका सारा पैसा वो सब कुछ हमारा हो जाएगा। और उसके बाद में चूँकि अभी मेरी शादी को महज 15 दिन ही हुए, तो तमाम ज़िंदगी में विधवा बन के तो गुजारूंगी नहीं, लिहाजा किसी न किसी से तो मेरी शादी की जाएगी, तो कोई ऐसे तो मानेगा नहीं, तुम बस मान जाना, बाकी जो है उसके बाद में हमारी ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। अनुराग यादव भी ये सब तैयार हो जाता है। उसके बाद में ये लोग प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत ही ये रामजी नागर को हायर करते हैं। और उसके बाद में इस तरीके से दिलीप, जो कि अभी नया नया दूल्हा बना था, 15 दिन ही महज शादी को गुजरे थे, ज़िंदगी की महज एक शुरुआत ही हुई थी, और इसी बीच में उसकी पत्नी प्रगति ने हत्या करा दी। दोस्तों, प्रगति ने जो काम किया उसकी बहन पारुल जो है इससे सदमे में है। मानो वो कह रही हो कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, प्रगति को कानून ज़रूर सजा देगा, इसका दोष मेरे माथे ना मढ़ा जाए। उधर जो सुमेर सिंह है उनका कहना है कि जिस तरीके से दरिंदों ने मेरे बेटे की हत्या की है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन लोगों को फांसी हो। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक मैं कोर्ट में केस लड़ूंगा और जितने भी आरोपी हैं उन्हें फांसी की सज़ा दिलाकर ही रहूँगा। उधर जो सुमन देवी हैं उनका भी यही कहना है कि मेरे मासूम से दिखने वाले बेटे को इस तरीके से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई,
मैं भी चाहती हूँ कि पुलिस वाले ऐसे ही उनका इनकाउंटर कर दें। एक माँ का दर्द, एक पिता का दर्द कोई नहीं समझ सकता। बहरहाल दोस्तों, आजकल कुछ इस तरीके के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। मैं बस अपने वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करती हैं और फैमिली वालों को भी अगर पता चल जाता है कि उनकी बेटी किसी से प्यार करती है, तो आजकल के नाजुक ज़माने को देख के आप उसकी शादी ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। अगर वो चाहती है तो वहीं कर दें, भले ही आप बाद में उससे ताल्लुक़ रखें या ना रखें, लेकिन कम से कम आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। तो कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। बहरहाल दोस्तों, ये थी आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें मंसूरी भाईजान है, लिखते हैं भाई जी आपका कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। हम आपकी कहानी सऊदी अरब से सुनते हैं और हम उन्नाव यूपी के रहने वाले हैं। तो मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला कमेंट्स फिर मंसूरी भाईजान का ही लिखते हैं, आपका कहानी सुनाने का अंदाज़ अच्छा है। मोहम्मद जोरस जी कहानी लिखते हैं, कमेंट्स करते हैं। उसके बाद मंसूरी भाईजान जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। गुफरान खान लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में प्राभी सीरत करके हैं, लिखते हैं मलिक भाई सत श्री अकाल जी, आपकी कहानियाँ ज़बरदस्त हैं। मैं अंदाज़ भी आपका बहुत बढ़िया है। आप पंजाब से हैं और ऐसा मुझे लगता है। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। उसके बाद में सूरज कुमार हैं, लिखते हैं बहुत सुंदर लाजवाब कहानी होती हैं आपकी मलिक भाई साहब जी। कोई नई कहानी हमारे फतेहपुर ज़िले की भी सुनाइए। मैं पंडित सूरज कुमार दीक्षित, उत्तर प्रदेश, फतेहपुर ज़िले से। तो सूरज कुमार दीक्षित जी, आप कोशिश करें, आप दुआ करें, प्रे करें कि आपके ज़िले में कोई ऐसी कहानी ना हो। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है बाबूजी अंसारी हैं, लिखते हैं बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनाई भाई साहब आपने। मोहम्मद ईशान अंसारी, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश से सुनते हैं भाई, बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान अगला कमेंट्स करते हैं। हसीबुल अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, कैसे हो आप? अल्लाह आपको अच्छा रखे। तो हसीबुल अंसारी जी शुक्रिया आपका। अगला कमेंट्स फिर से मंसूरी भाईजान का है, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाहना बुलंदशहर से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शील निधि है, लिखते हैं शाबिज मलिक भाई आज की कहानी अच्छी लगी, शुक्रिया भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस कहानी मलिक भाई, तो रिजवान अंसारी जी आपका शुक्रिया। AK खान जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी है, शुक्रिया। A चौधरी हैं, लिखते हैं बेशर्मी तेरा ही सहारा है, हद पार होती जा रही है। तो A चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं कहानी अच्छी है मलिक भाई, आप ज़रूर कामयाब होंगे, ऐसा मेहनत करते रहिए, सलामत रहिए मलिक भाई। तो जावेद अंसारी जी मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद अब्दुल्ला इम्तियाज़ हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, आपका स्टोरी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको और तरक्की दे। तो मोहम्मद अब्दुल इम्तियाज़ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमने कई कमेंट्स किए हैं, बस आप एक पढ़ लेना जी। मैंने सारे ही कमेंट्स पढ़े हैं आपके। प्रकाश राज हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, तो प्रकाश राज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। MD कासिम हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, तो MD कासिम जी वालेकुम सलाम। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी भाई, मेरी वाइफ दीप भी आपको नमस्ते बोलती हैं, भगवान आपको तरक्की दे। तो दिनेश कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वाइफ दीप, आप दोनों को नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। करण रावत जी का कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। लाइक अब्बास गुलस्तराज बागपत यूपी से कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। AK खान जी कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में साजिद दार हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, लव द वे यू टेल दी स्टोरीज, कीप इट अप, गुड लक। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हसीबुल अंसारी प्यारा से कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। लाइक अब्बास जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। उसके बाद में अलकाद त्यागी हैं, लिखते हैं सर मैं सूरत से हूं, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान अब्दुल रज़ाक लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, ये कौन लोग और कहाँ मिलते हैं? उसके बाद में लाइक अब्बास जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। राजकिशोर चौरसिया लिखते हैं महाबालेश्वर महाराज से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश सिंह जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में करमचंद करके लिखते हैं, अरे भाई साहब जी, आप जितनी भी स्टोरी सुनाते हैं तो उसमें आप किसी भी की उम्र नहीं बताते और आप हर स्टोरी को बैकग्राउंड में लेके जाते हैं। और बाकी मैं बहुत लोगों की स्टोरी सुनता हूं तो वो सारे लोग बैकग्राउंड में लेकर नहीं जाते। तो देखो, जिस कहानी में जब मैं रिसर्च करता हूं उसमें अगर उम्र बताई गई होती है तो मैं उम्र ज़रूर बताता हूं। और बात रही बैकग्राउंड में लेके जाने की कहानी, तो कहानी का मतलब ही यही होता है कि बैकग्राउंड में लेके जाके आपको पूरी डिटेल में समझाना कि कहाँ से शुरुआत हुई, परिवार कौन था, क्या करता था, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, तभी एक कहानी का सुनने में थोड़ा इंटरेस्ट लगता है। नसीर अहमद ने लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, ये कहते हैं कि माँ की गोद बच्चे का पहला स्कूल होता है, माँ जैसा करती है बच्चे भी वैसा ही करते। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आज के इस दौर में कोई माँ बाप नहीं कहते कि तुम क्राइम करो। राम धीरज मौर्य लिखते हैं, मेरे कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि फेसबुक पर कहानी भेजो भाई, मैं सुनूंगा। तो राम धीरज मौर्य जी, मैंने फेसबुक पर बनाया था लेकिन वहाँ पर चले ही नहीं, तो वहाँ पर डालता नहीं हूँ मैं, तो यूट्यूब पे ही डालता हूँ, आप लिंक भेज देना, वो देख लेंगे। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये मंगल सिंह है, लिखते हैं कुछ कहानियाँ फेक हैं। मंगल सिंह जी, मेरे चैनल पर तो कोई कहानी फेक होती नहीं, दूसरे की मैं गारंटी नहीं लेता। प्रमोद कुमार लिखते हैं हैदराबाद से, प्रेम कुमार हनीफ सारी कहानी सुनते हैं।
उसके बाद में समीर खान जी कमेंट्स करते हैं, लाइक अब्बास जी कमेंट्स करते हैं, करण रावत जी कमेंट्स करते हैं, मोहम्मद रहमतुल्लाह कमेंट्स करते हैं, साजिद जी कमेंट्स करते हैं, करण रावत जी कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।